डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट फर्स्ट के लिए ज्योग्राफी क्लासेज में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्ट का ये टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। उनमें से कुछ को कुछ समय के लिए मान्यता मिली और कुछ को लंबे समय तक महत्वपूर्ण माना जाता रहा। कुछ ने पृथ्वी की संकुचन से संबंधित थ्योरीज दी, हाइपोथेसिस प्रस्तुत की, और कुछ ने महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने पृथ्वी के संकुचन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया। वैगनर जर्मन के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे। अल्फ्रेड वैगनर ने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो 1912 में किया था, किंतु इसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों का ध्यान इस सिद्धांत की ओर नहीं जा सका और बाद में उसका विवेचन हो पाया। महासागरों की तली और महाद्वीपों की स्थिरता की जो संकल्पना है उसको वैगनर सिरे से खारिज करते हैं। वैगनर महोदय महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत मानते हैं। वैगनर महोदय जो समस्या का समाधान करना चाहते थे, उनके सामने मुख्य जो समस्या थी वो जलवायु संबंधी परिवर्तन की समस्या थी। उन्होंने ये महसूस किया कि विश्व में अनेक भाग ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में जो जलवायु दशाएं पाई जाती हैं उनसे कुछ भिन्न जलवायु दशाओं के प्रमाण वहां पर भूगर्भिक जो दशाएं हैं उनको देखने से प्रमाणित होते हैं। तो जलवायु की समस्या, जलवायु में परिवर्तन की समस्या वैगनर के अपने सिद्धांत की मुख्य समस्या थी। उसको लेकर के उन्होंने अपने सिद्धांत की रचना की, अपनी परिकल्पना उन्होंने बनाई और कालांतर में उसका फिर विस्तार होता गया। भूमंडल पर अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, जिनसे ये ज्ञात होता है कि जलवायु में समय समय पर अनेक बदलाव हुए हैं। अब ये जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि ये जो हमारा भूभाग है, स्थल भाग है, एक जगह पर स्थिर रहा हो, किंतु जलवायु के जो कटबंध हैं, जलवायु के जो जोन्स हैं, उनमें स्थानांतरण हुआ हो, जिस कारण से कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी आर्द्र, कभी उष्णार्द्र जलवायु का आगमन होता रहा हो क्रमशः। लेकिन इसके पक्ष में ज़्यादा प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि जलवायु कटबंध तो स्थिर रहे, किंतु जो स्थल का भाग है उसमें ही स्थानांतरण हुआ, और उसमें जो स्थानांतरण हुआ तो इस स्थानांतरण के कारण, चूंकि पहले कोई स्थल एक जलवायु कटबंध में था और बाद में उसकी स्थिति बदल गई तो वो दूसरे जलवायु कटबंध में आ गया, तो उसके कारण से ये जलवायु परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं, प्रमाण दिखाई देते हैं।
तो वैगनर ने इस दूसरे वाली बात को ज़्यादा सही माना, क्योंकि वो भूखंड के स्थल भाग के स्थिर रहने में विश्वास नहीं करते। वैगनर ने अनेक प्रमाण जुटाए, जलवायु शास्त्र से, वनस्पति शास्त्र से संबंधित, भूगर्भ शास्त्र से संबंधित और भूशास्त्र से संबंधित अनेक प्रमाण उन्होंने जुटाए, और उन प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ये माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त जो स्थल भाग है एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था। संपूर्ण स्थल भाग एक था, जुड़ा हुआ था, एक ही भूखंड था। और इस स्थल खंड का नाम उन्होंने दिया पैंजिया। और ये जो पैंजिया था, इस पर अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था, अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागर फैले थे। उसके चारों ओर एक विशाल जलभाग था। उस विशाल जलभाग का नाम वैगनर ने पैंथालासा दिया। तो ये जो पैंजिया और पैंथालासा था, ये विशाल भूभाग और विशाल जलभाग थे वैगनर के अनुसार। पैंजिया का जो उत्तरी भाग है उसको उन्होंने लारेशिया नाम दिया, जिसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग शामिल है। और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड के नाम से कहलाया, उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर का भाग उन्होंने शामिल किया। पैंजिया में उन्होंने बताया कि 3 परतें थी, सियाल, सीमा और निफे। सबसे ऊपरी परत को सियाल नाम दिया, जो हल्की परत थी, उसके नीचे सीमा और केंद्र के आसपास निफे। उन्होंने ये भी माना कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव वर्तमान जो डरबन है उसके आसपास था, जो पैंजिया के मध्य में उसकी स्थिति हुआ करती थी। वैगनर के सिद्धांत का इस प्रकार से कार्बाइन मैन जो मानते हैं अपन, वो उन्होंने कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ माना। कार्बोनिफेरस युग से उन्होंने माना किसका कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ, और आगे चल करके पैंजिया में विभाजन हो गया, विभंजन हो गया। स्थल भाग जो थे वो एक दूसरे से अलग होते गए, और उसका परिणाम ये निकला कि महासागर और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। अब सवाल आता है कि वैगनर ने जो महाद्वीपीय प्रवाह की बात कही है, तो महाद्वीपीय प्रवाह के लिए बल कहाँ से आया? स्वाभाविक बात है कि हमें समझना होगा कि इसके लिए फोर्स कहाँ से आया। तो वैगनर इसके बारे में 2 बातें कहते हैं। एक तो बल भूमध्य 2 दिशा में उन्होंने प्रवाह माना, भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर, जैसा कि टेलर मानता है। तो वैगनर कहते हैं कि भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह था वो गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है उन्होंने माना, और सीमा से कम घनत्व का होता है, इसलिए सियाल सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा था, ऐसा वैगनर ने कल्पना की। और बल उन्होंने माना भूमध्य रेखा की ओर का जो प्रवाह था उसके लिए गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल को जिम्मेदार ठहराया। दूसरा उन्होंने माना कि महाद्वीपों को जो पश्चिम दिशा की ओर जो प्रवाह हुआ उसका जो कारण था वो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल था, ज्वारीय बल था। उस ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। ये इन्होंने 2 बल माने हैं। महाद्वीपों का जो वास्तविक प्रवाह हुआ उनके अनुसार, तो उन्होंने बताया कि पैंजिया का जो विभंजन था वो कार्बोनिफेरस युग से आरंभ होता है। गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण पैंजिया के 2 भागों में विभाजन हो गया। एक भाग उत्तरी भाग जो था लारेशिया कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जैसा पूर्व में चर्चा हुई है। और इनके बीच का जो भाग था वो चूंकि ये खुल गए, अलग अलग हो गए, तो बीच में ये जो स्थान आ गया खाली,
ये टैथिज सागर के रूप में बदल गया। यहाँ एक सागर बन गया और ये टैथिज सागर कहलाया। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड में भी विभाजन हो गया और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ये सब गोंडवाना लैंड के अलग अलग भाग हो गए और ये अलग अलग प्रवाहित भी हो गए। इसी समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण एक नए महासागर का निर्माण हुआ जो हिंद महासागर है। वर्तमान जो हिंद महासागर है वो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हुआ। ये प्रश्न आता है कई बार। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण एक महासागर बना जो अंध महासागर के नाम से, अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। स्थल समान गति से प्रवाहित नहीं हुआ, गति में अंतर था। आंध्र महासागर का जो एस अक्षर का जो रूप है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में अलग अलग दरों से प्रवाहित होने के कारण संभव हुआ, ऐसा वैगनर कहते हैं। और दोनों अमेरिका के पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का भी निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक कटक है जिसको मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, तो उसका निर्माण भी इसी कारण से हुआ। आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ और पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित होता गया और उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर के रूप में दिखाई देता है। तो वर्तमान जो प्रशांत महासागर है वो वैगनर के अनुसार, वैगनर के मतानुसार ये पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है। जो पैंथालासा हमारा विशाल जलखंड था उसका अवशिष्ट भाग है प्रशांत महासागर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि पैंथालासा का अवशिष्ट भाग वैगनर के अनुसार कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। इस तरह से स्थल और जल का जो वर्तमान स्वरूप है वो कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ और प्लायोसीन युग तक आकर के पूर्ण हो गया, ऐसा वैगनर महोदय मानते हैं। वैगनर महोदय ने इस समस्या में जलवायु की जो समस्या थी, जलवायु परिवर्तन की, उसके तो समाधान का प्रयास किया ही, साथ में उन्होंने फिर पर्वत निर्माण की बात भी इसमें की। वो कहते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह से वलित पर्वतों की समस्या का भी समाधान होता है। जब उत्तर और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वलन पड़ गए और वलन पड़ने के कारण पश्चिमी किनारों पर रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ जो वर्तमान में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसी तरह से वो कहते हैं कि यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने से एक दूसरे की ओर सरकने से टैथिज जो भूसन्निधि थी उसमें मोड़ पड़ गए और उसमें मोड़ पड़ने के कारण टर्सरी काल में अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। यहाँ पर वैगनर ने परस्पर विरोधी बातें कह डाली। प्रारंभ में तो वो कहते हैं कि सियाल बिना रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, परंतु बाद में वो कहते हैं कि सीमा द्वारा सियाल पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, ये कहते हैं सियाल के प्रवाह में रुकावट डाली सीमा ने। अब ये कैसे संभव हुआ? पहले कहते हैं बिना रुकावट के तैर रहा था और अभी ये कहते हैं कि रुकावट डाली। ये अपने सिद्धांत में विरोधाभास उन्होंने उत्पन्न कर दिया जो एक उनकी आलोचना का बहुत बड़ा कारण बना। इसी तरह से उन्होंने समुद्रीय जो द्वीपीय चाप हैं, आइलैंड आर्क्स हैं, उनकी उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश की। समुद्र द्वीपीय चाप या जिनको तोरण के नाम से भी जानते हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण महाद्वीपों की प्रवाह गति में शिथिलता का होना वैगनर ने बताया। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था उस समय इसके कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पा रहे थे और पीछे छूट गए थे। सखालिन, क्यूराइल, फिलीपींस
जापान आदि द्वीपों का इसी कारण से निर्माण हुआ और इस तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया और पश्चिमी जो द्वीप समूह है उसका निर्माण हुआ। तो जो प्रवाह हुआ, प्रवाह के दौरान कुछ भाग पीछे छूट गए, उसके कारण से कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ, द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ, ऐसा वैगनर ने कहा। अब बात आती है कि वैगनर का जो सिद्धांत है उसके पक्ष में क्या प्रमाण है। उसके पक्ष में प्रमाणों की बात करें तो भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वैगनर ने प्रमाणित करने की कोशिश की कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पैंजिया के रूप में थे और वर्तमान महाद्वीपों को जोड़ करके पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अफ्रीका का जो तट है, पश्चिमी तट, उसमें दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को बिल्कुल फिट किया जा सकता है। वैगनर के अनुसार हिंद महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता दिखाई देती है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है, और इन दोनों को अफ्रीका का पश्चिमी तट और जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है उसको अगर मिला दिया जाए तो इसको एक स्थल खंड जैसा दिखाई देता है। इसको उन्होंने कहा जिगसा फिट। तो ये जो जिगसा फिट का है, दो टुकड़ों को मिला दिया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बैठ जाते हैं। ये उन्होंने उदाहरण देकर के बताया। इससे सिद्ध होता है, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि भाई ये प्रारंभ में एक ही थे, पूर्व में एक ही थे। दूसरी बात यह है कि भूगर्भिक जो प्रमाण है उनके आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलेडोनियन और हर्सिनियन जो पर्वत क्रम है उनमें भी समानता मिलती है। तीसरी बात, वो कहते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तटों का गंभीर अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि दोनों तटों की जो संरचना है उसमें भी पर्याप्त साम्य पाया जाता है। तो ये भी उन्होंने एक उदाहरण दिया अपने महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में। अंध महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, फोसिल्स पाए जाते हैं और वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। उनमें भी उन्होंने कहा कि पर्याप्त समानता मिलती है। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाला एक जीव है लैमिंग। लैमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण वो सागर में जलमग्न हो जाते हैं, मर जाते हैं। इससे भी उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे और कालांतर में भी उनकी आदतें वही रहीं, और जब विस्थापन हो गया और समुद्र आ गया तो भी वो क्रम जारी रहा और वो समुद्र में जाकर के मर जाते हैं। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। तो 1930 के बाद ऐसे इसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण हालांकि नहीं मिला है, लेकिन उस समय जब वैगनर ने सिद्धांत दिया उन्होंने ये माना कि ऐसा है। आज हालांकि स्थितियां बदल रही हैं, दूसरे सिद्धांत भी आ गए हैं, लेकिन वैगनर ने अपने जो उस समय की परिस्थितियां थी उसमें ये बात कही। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ग्लोसोप्ट्रिस जो वनस्पति है उसका भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब में पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि कभी ये सभी भाग एक भाग थे, एक स्थल खंड थे। तो ये वनस्पति का एक प्रमाण दिया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना ये तभी और तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। तो ये इनके पक्ष में इन्होंने प्रमाण दिए हैं। अब ये तमाम बातें होने के बावजूद भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां रही हैं, इनमें कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। तो अगर इसका मूल्यांकन हम करने की बात करें तो यद्यपि वैगनर ने अपनी बात जलवायु संबंधी परिवर्तनों के समाधान के लिए प्रारंभ की थी और उन्होंने जलवायु संबंधी समस्या को समाधान करने का प्रयास भी किया,
लेकिन कालांतर में उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये मेरा सिद्धांत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि इससे अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो उनके मन में एक तरह का लालच, एक तरह का लोभ आ गया और वो उस लोभ के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठे, जिससे उन्होंने अपने एक ही सिद्धांत में परस्पर विरोधी बातें तक कह डाली गई। तो ये सब इनके जो सिद्धांत है उसके दोष के रूप में प्रकट होती हैं, आलोचना के रूप में जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने इसको उठाया है। वैगनर ने जो इनकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं, दोष है, उनके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि वैगनर ने माना प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो उन्होंने बल माना, वो बल चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल से जो महाद्वीप और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर जो प्रवाह की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वर्तमान ज्वारीय बल से करीब 90 अरब गुना ज़्यादा अगर होगा तभी ये संभव होगा कि महाद्वीपों का प्रवाह हो, लेकिन ऐसा था नहीं। और ये था तो इतना बल कहाँ से आएगा, उसका जवाब वैगनर नहीं दे पाते। तो एक बड़ी आलोचना है। सिद्धांत की चर्चा करते समय भी मैंने बताया था, पहले उन्होंने बताया कि सियाल सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा था, बाद में कहते हैं सीमा ने रुकावट डाल दी सियाल पर, तो विरोधाभासी बातें आ गई। तो ये भी आलोचना का बड़ा कारण है। तीसरी बात है कि हिंद महासागर के दोनों तटों को अगर पूर्वी और पश्चिमी को मिला दिया जाता है तो हालांकि कई जगह वो फिट बैठते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों तटों की भूगर्भिक जो बनावट है, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हर जगह मेल नहीं खाता। तो वो क्यों नहीं खाता, इसका जवाब वैगनर नहीं दे पाए। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा और तिथि पर भी कोई अच्छे से प्रकाश नहीं डाला है, ठीक से नहीं बता पाए हैं। तो ये भी एक इनका आलोचना का कारण रहा। तो ये था बच्चों वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। इंटरेस्टिंग है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ठीक से समझेंगे। यद्यपि इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई है इसी विषय के ऊपर प्रकाश डालने के लिए, लेकिन फिर भी वैगनर के सिद्धांत का अपना महत्व है। तो बस आज का